हूं अति अंसारी, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को, जिसमें करंटली हम डील कर रहे हैं विद आवर चैप्टर 4, जो कि बात करता है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के बारे में। और ये हमारा पार्ट 2 होगा ऑफ चैप्टर 4। हमने पार्ट 1, जो कि हमारा पिछला वीडियो था, उसमें डिस्कस किया कि क्या चैलेंजेस थे मुगल्स के सामने जब ब्रिटिश की कॉन्क्वेस्ट होने वाली थी, दैट एट द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। और हमने ये भी देखा कि जो लेटर मुगल्स थे, दैट मीन्स औरंगजेब के बाद जितने भी सक्सेसिव एयर्स आएंगे मुगल थ्रोन की गद्दी पर, उनके सामने क्या चैलेंजेस थे, बी इट इंटरनल चैलेंजेस जो उन्हें उनके राज के दौरान मिल रहे थे, उनके खुद के जो चैलेंजेस थे, चाहे वो हो इनकॉम्पिटेंट रूलर्स के नाम पर या फिर उनके नोबल्स के जरिए। और हमने देखा क्या थे उनके एक्सटर्नल चैलेंजेस, जैसे कि उन्हें जो इन्वेजन झेलना पड़ रहा था ईरानी और पर्शियन इन्वेडर्स के जरिए। सो ये तो थे उनके सामने क्या चैलेंजेस थे। बट आज हम एक नॉच अहेड पढ़ेंगे और वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट वर द डिफरेंट कॉजेज, क्या थी ऐसे वजूहात जिसकी वजह से अल्टीमेटली मुगल रूल जो है डिक्लाइन होता चला जाता है। और मुगल रूल का डिक्लाइन होना रास्ता बनाता है ब्रिटिश एम्पायर के बढ़ने के लिए। सो कम ऑन, लेट्स ऑफिशियली बिगिन आवर क्लास फॉर टुडे। सो हम पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। क्या थे वो सारे रीजंस जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डाउनफॉल की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन जब भी हम मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की बात करते हैं सो हमेशा एक डिबेट होती है हिस्टोरियंस के बीच में, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के मुताबिक के जो मुगल एम्पायर के गिरने का, डाउनफॉल का रीजन बने। लेकिन अगर हम स्कॉलरली ओपिनियन को भी देखें तो ये काफ़ी डिवाइडेड है, और जो डिवीजन जो है दो तरह से है। ठीक है, एक जो बड़ा ग्रुप है उनका मानना है कि उनका डिक्लाइन का सबसे बड़ा रीजन अंपायर रिलेटेड था। ओके, एंड दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनका मानना है कि मुगल एम्पायर के गिरने का जो रीजन था वो रीजन रिलेटेड था। अब हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज एम्पायर रिलेटेड। सो अंपायर मतलब जो उनकी सल्तनत थी, जो उनका कामकाज था, सो वो जो है मुगल सेंट्रिक था ऑफ कोर्स। एंड वो कहते हैं कि इसके मुगल एम्पायर के गिरने का जो रीज़न है वो था कि जो उनका स्ट्रक्चर था, जो उसका कार्यभार था, जैसे वो चीज़ें वर्कआउट करते थे, और जो उनके एम्पायर की फंक्शनिंग थी वही गिरने लगी, वही कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से पूरा एम्पायर ही गिर गया। तो बेसिकली जो अंपायर रिलेटेड है, इट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ मुगल अंपायर। लेकिन अगर हम रीजन रिलेटेड, रीजन मतलब उनका एरिया, अगर हम रीजन रिलेटेड बात करें तो ये कहते हैं कि जो टर्मोइल हुआ, जो बर्बादी हुई, और जो इनस्टेबिलिटी मतलब बिल्कुल स्थिरता नहीं थी अंपायर में, वो बहुत ही डामाडोल था डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब इधर उधर जो अलग अलग एरियाज थे मुगल एम्पायर के इंडिया भर में, कहीं पर रिवोल्ट हो रहा था, कोई इंडिपेंडेंट स्टेट बनने की डिमांड कर रहा था, कहीं पर उनके जागीरदारी उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। सो ये वजह थी जिसकी वजह से उनका अंपायर वीक होता चला गया, क्योंकि राजा की जो अटेंशन थी वो बहुत जगहों पर बटी हुई थी और वो मजबूती से किंगडम नहीं चला पा रहा था। ये कहना है रीजन रिलेटेड कॉजेस का। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो हम किसी एक को नहीं चुन सकते, क्योंकि जो डिक्लाइन हुआ है वो बोथ द एस्पेक्ट्स की वजह से हुआ है, दोनों रीजंस की वजह से हुआ है। सो हम जानेंगे कि जो डिक्लाइन है वो एम्पायर रिलेटेड भी था और रीजन रिलेटेड भी था। बोथ वर द रीजंस दैट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। अब हम देखते हैं डिटेल में हाउ इट वाज। सो ऐसा कहा जाता है कि जो डिसइंटीग्रेशन था, जो मुगल एम्पायर का टूटना था, वो औरंगजेब के दौर में शुरू होता है। औरंगजेब कहलाते हैं द लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। इनके बाद भी रूलर्स आएंगे, बट वो क्या कहलाएंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वो कहलाएंगे लेटर मुगल्स। ठीक है, औरंगजेब के बाद के सारे रूलर्स लेटर मुगल्स कहलाएंगे।
बट इट पिक्ड अप मोमेंटम ओनली आफ्टर हिज डेथ। ऐसा कहा जाता है कि 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, इसके बाद जो स्पीड से मुगल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू होता है उसे कोई नहीं रोक पाता है। और इनकी कंडीशन जो थी मुगल एम्पायर की, इवन एट हिज डेथ या फिर बिफोर डेथ, वाज नॉट सो गुड। और जो प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन है वो शुरू हो चुका था और उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इट हैज़ बीन सेड दैट कि जब वो डिक्लाइन शुरू हुआ तो इट हैज़ बीन इग्नोर्ड और उसे उतनी सिग्निफिकेंस नहीं दी गई हाउ द थिंग्स वर गोइंग अराउंड, और अल्टीमेटली वो इतना आउट ऑफ हैंड हो गया कि नो वन कुड स्टॉप दैट। ऐसा कहा जाता है कि ऑल्दो मुगल अथॉरिटी वॉज चैलेंज बाय सेवरल चीफ्स एंड रूलर्स, none could assert independence in the face of the imperial might। मुगल जो अंपायर था वो बहुत ही सेंट्रिक अंपायर था। सेंट्रिक अंपायर मतलब सेंटर से रूल होता था, और सेंटर था दिल्ली, और दिल्ली में होता था एम्परर राजा। तो जो राजा जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रॉन्ग, जितना अच्छा होगा, उतने अच्छी तरीके से मुगल अंपायर चलेगा। तो जब तक एम्पेरियल माइट थी, जब तक जो एम्परर था वो ताकतवर था, हाँ जो चीफ्स थे वो बगावत करते थे, छोटे रूलर्स जो है या फिर डिफरेंट स्टेट के जो राजा है वो इंडिपेंडेंस की मांग करते थे, लेकिन क्योंकि राजा ताकतवर था, मुगल एम्परर के पास ताकत थी, वो उन्हें कर्ब कर देता था, उन्हें शांत कर देता था। लेकिन हम देखेंगे कि लेटर मुगल्स के वक्त ऐसा नहीं होगा। जो राजा है, जो एम्परर है, वो ताकतवर नहीं है और चीजें उनके हाथों से निकलती चली जाएंगी। अगर हम बात करें द सिख, मराठास एंड राजपूत की, सो इन सभी ने मुगल्स को बहुत ही टफ टाइम दिया है। इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो कंप्लीटली ओवरथ्रो कर दे एम्पायर को, क्योंकि मुगल एम्पायर एक माइटी एम्पायर था और वो पैन इंडिया था, पूरे इंडिया में फैला हुआ था। सो उन्हें डायरेक्टली उन्हें गद्दी से उतार फेंकना ये मुमकिन नहीं था, लेकिन इनके पास इतनी ताकत थी कि वो रेजिस्ट करते थे, रोकते थे मुगल पावर को बढ़ने में, और उन्हें हर्डल्स का सामना करना पड़ता था। और ये जो रीजन्स थे, ये जो पावर्स थी, ये रेजिस्ट करते थे एंड मुगल पावर टू गेन एंड कीप देयर इंडिपेंडेंस इन द रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। सो ये जो हम बात कर रहे हैं सिख की, मराठास की और राजपूत की, दे वर रेजिस्टिंग मुगल एम्पायर, उनकी पावर को बढ़ने नहीं दे रहे थे, और उनके जो इंडिपेंडेंट रीजन थे वो बहुत इफेक्टिवली वर्कआउट करते थे। दैट मीन्स इन एरियाज में मुगल्स का जो पावर है वो कंपैरेटिवली अदर एरियाज से कम होता था। सो दैट वाज अ गुड डील, और वो हम देखेंगे कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुगल्स जो है इनके साथ रेजिस्टिंग बैटल्स में इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब की, सक्सेसर्स मतलब उनके बाद जो उनकी गद्दी पर आते हैं औरंगजेब के बाद, बेसिकली लेटर मुगल्स। सो अगर वो केपेबल रूलर्स होते, अगर वो ऐसे रूलर्स होते, फॉर एग्जाम्पल द वे अकबर वॉज और द वे द अर्लियर मुगल रूलर्स वर, तो जो अंपायर है कहा जाता है कि ना गिरता। लेकिन जितने भी एम्परर्स आते हैं हम देखते हैं कि वो इनकेपेबल थे, वीक थे, लिसेंशियस थे, और ये जो एज अ मोनार्क थे इन्होंने सिर्फ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन को बढ़ाया, और फाइनली हम देखते हैं कि अंपायर जो है कोलैप्स हो जाता है। जो लेटर मुगल्स आएंगे वी वुड सी कि वो लोग लग्जरी लविंग होंगे, उनकी लाइफ का मकसद जस्ट टू एंजॉय देमसेल्व्स होगा। दे वुड नॉट हैव वो इंसाइट कि कैसे रूल करना है, वो लोगों की बातों में आ जाएंगे, वो सिर्फ कठपुतलियों के जैसे सैयद ब्रदर्स उन्हें चलाएंगे, वो किंग मेकर्स के जरिए किंग बनाए जाएंगे, और उनके पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो खुद की गद्दी को संभाल सके। लंबी सक्सेशन की बैटल्स होंगी, एक भाई दूसरे भाई को ही मर्डर करेगा, एंड एवरीथिंग विच इज गो इन हेवॉक, और यही होगा मुगल एम्पायर के कोलैप्स का रीजन। अगर हम स्पेसिफिक बात करें कि जो डाउनफॉल हुआ उसमें क्या क्या फैक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, सो हम देखते हैं उन फैक्टर्स को। पहला बहुत बड़ा है शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ जमींदार्स। एलिजेंस क्या होती है? एलिजेंस हम कह सकते हैं लॉयल्टी, साथ देना, सपोर्ट, दैट कुड बी एलिजेंस ऑफ जमींदार।
सो जमींदार का एलिजेंस किसके साथ होना चाहिए? उनके राजा के साथ। दैट मीन यहाँ पर होना चाहिए मुगल्स के साथ, राइट? बट हम देखेंगे कि कैसे वो बदल जाता है। Two classes shared the power of the state with the emperor during the medieval period, the zamindars and the nobles. अगर हम बात करें कि स्टेट के अलावा, स्टेट मतलब राजा, गवर्नमेंट, राजा के अलावा मुगल एम्पायर में किसके पास और ताकत थी? तो एक ताकत थी जमींदार्स के पास और दूसरी ताकत थी नोबल्स के पास। नोबल मतलब जो उनके कोर्ट में हाई क्लास ऑफिसर्स होते थे या फिर उमरा लोग होते थे, जो बड़े लोग होते थे, जो रिच पावरफुल नोबल्स होते थे। ये दोनों पावर शेयर करते थे स्टेट के साथ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि जो जमींदार होते थे वो हेरिडेटरी ओनर्स होते थे, मतलब बाप के बाद बेटे को ये पावर मिलने वाली थी, ठीक है। अब उनके कब्जे में क्या होता था? लैंड होती थी, क्योंकि जमींदार, जमीन रखने वाले। अब ये जब जनरेशन बाय जनरेशन सर्टेन लैंड आपकी फैमिली के अंडर है तो आपको प्रिविलेजेस मिल जाएंगे हेरिडेटरी के बेसिस पर, और यही प्रिविलेजेस बढ़ते चले जाएंगे और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे मुगल एम्परर से। और ये जो लोग थे, जो जमींदार थे, वो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नाम से पहचाने जाते थे। कुछ नाम थे रईस, उन्हें राजा भी कहा जाता था, ठाकुर, खुट्स, देशमुख, ये सब अलग अलग नाम है जो जमींदारों को मुगल एम्पायर में दिए गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे अंपायर में, बिकॉज क्या काम होता है एक जमींदार का? वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में राजा को मदद करते थे। अब रेवेन्यू जो है, टैक्स जमा करना, किसी भी अंपायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि यही है जो मेन सोर्स ऑफ मनी है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। अगर हम आज की भी बात करें तो जो हम आम लोग टैक्स पे करते हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का मैक्सिमम सोर्स ऑफ इनकम वही होता है। अगर कोई आपको कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के साथ साथ आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी मदद कर रहा है, दैट मीन्स एक सर्टेन लेवल पर उनके पास कितनी ऑटोनॉमी है, वो पैसे के साथ भी डील कर रहे हैं और आपके एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख रहे हैं। साथ ही साथ दे मेंटेन्ड सोल्जर्स ऑल्सो, और उनके पास आर्मी भी है, उनके पास ताकत भी है। आप समझ सकते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट और कितने पावरफुल थे ये जमींदार। Though the Mughals had tried to curb the power of जमींदार, उन्होंने बहुत चाहा कि कर्ब कर दिया जाए, दबा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए इनकी पावर को, एंड मेंटेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पेजेंट्स, और जो हमारे फसल कारी करते हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो मजदूर हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जाए। जमींदार के होने से क्या होता है? ये हमारी स्टेट है, ओके, दिस इज आवर पेजेंट्स, हमारे जो एक्चुअल में जमीन पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में आ जाते थे जमींदार। जमींदार क्या करते थे? वो पेजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे, कुछ शेयर अपने पास रखते थे और रिमेनिंग शेयर जो है स्टेट को दे देते थे। अब स्टेट के पास ये ताकत नहीं थी कि वो जमींदार को खत्म करके डायरेक्टली पेजेंट के साथ टैक्सेशन करे। उन्होंने कोशिश बहुत की बट वो इसमें कामयाब नहीं हुए। अगर हम औरंगजेब की रेन की बात करें तो देयर वाज अ मार्क्ड इंक्रीज इन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द जमींदार। जमींदार की जो ताकत थी औरंगजेब के वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सबसे बड़ा फॉल आउट ये होता है कि जो रीजनल लॉयल्टीज़ है वो इनकरेज कर दी गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बुंदेलखंड की रहने वाली हूँ और मैं मुगल एम्पायर के अंडर बुंदेलखंड आता है, लेकिन मेरी लॉयल्टी जो है वो मेरे रीजन से ज़्यादा बढ़ जाती है और मेरे अंपायर के साथ नहीं होती। जैसे कि रीजनलिज्म, अगर आज के हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, अगर हमारी लॉयल्टी हमारे स्टेट के साथ ज़्यादा है हमारे नेशन के मुकाबले, ये भी हमारे नेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी। जो रीजनलिज्म है और जो रीजनल लॉयल्टीज़ है वो बढ़ती चली जाएंगी, और जो लोकल ज़मींदार होंगे वो नोबिलिटी की मदद करेंगे चीज़ों में, नोबिलिटी ज़मींदार की मदद करेगी और एक पावरफुल क्लास अंपायर में बन के उभरेगी, जो कि ज़मींदार और नोबिलिटी दोनों की मिलाकर होगी। और ये क्लास एडवांटेज लेगी किस चीज़ का? वीकनेस ऑफ द अंपायर का, और ये लोग खुद के इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनाने लगेंगे
अब मुगल एम्पायर टूटता चला जाएगा कई टुकड़ों में। अगर हम जमींदार की लॉयल्टीज के अलावा दूसरी बात करें तो ये है जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदार कौन होते थे? अगेन, जो जागीर मतलब लैंड होती है, जागीरदारी मतलब जो लैंड ओनिंग सिचुएशन है, मतलब किसी इंसान को एक जमीन दे दी गई है, वो उसका मालिक हो जाता था सॉर्ट ऑफ, और वहां की चीजें मेंटेन करता था। तो अगेन ये नोबिलिटी ही करेगी जो अपर क्लास है। इट कंप्राइज पीपल हु वर ईदर असाइंड लार्ज जागीर्स, बड़ी बड़ी जमीनें दी गई थी, या उन्हें मनसब दिए गए थे। मनसब मतलब होता है पोजीशन, हाई रैंक, एंड उन्हें सूबेदार बना दिया जाता था मुगल सूबों का। सूबा मतलब एक टुकड़ा ऑफ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड। जैसे हम आज अगर कहेंगे कि इस एक टुकड़ा ऑफ लैंड, सो मुगल एम्पायर में उसे सूबा कहा जाता था, और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि इन्हें मेंटेन कीजिए। अब ये जो नोबल क्लास थी, ये जो नोबिलिटी थी, ये बहुत ही मिक्स्ड थी। इस क्लास में राजपूत रूलर्स भी थे, सूबादार्स भी थे, और मनसबदार्स भी थे। मनसबदार कौन होते हैं? मनसबदारी सिस्टम मुगल एम्पायर का एक ऐसा सिस्टम था जिसके जरिए जात और सवार, ये दो रैंक दिए जाते थे, और उन्हें एक पोजीशनिंग दी जाती थी। हम डिटेल में मनसबदारी जब हम मुगल एम्पायर से डील करेंगे तो ऑफ कोर्स जानेंगे, बट यहाँ पर आपको समझना होगा कि मनसबदार एक तरीके का ऑफिसर होता था, मिलिट्री सिविल ऑफिसर। सो मुगल रूल जो है ऑफन डिफाइन किया जाता है एज द रूल ऑफ नोबिलिटी, बिकॉज जो नोबल्स है बहुत सेंट्रल रोल प्ले करते थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर में। ऑल दो अकबर जो है उसने एक बहुत वेल लिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी सारे नोबल्स के लिए, ताकि चीजें आउट ऑफ द हैंड ना हो जाए। बट जो नोबिलिटी थी वो बहुत टुकड़ों में बटी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट रिलीजन से नोबिलिटी बिलोंग करती थी। देयर वर मुस्लिम्स, देयर वर हिंदूज, देयर वर सिख, देयर वर इवन राजपूत्स। सो नोबिलिटी में बहुत से डिफरेंट रिलीजन के लोग थे। होमलैंड भी लोगों के अलग थे, ईरानी, दुर्रानी, तुर्की, हिंदुस्तानी, अलग अलग एरियाज के लोग मुगल एम्पायर की नोबिलिटी का पार्ट थे। वो अलग अलग तबकों और ट्राइब से बिलोंग करते थे, और जो ईच कैटेगरी थी वो अपना एक ग्रुप बनाई थी। सो ऑफ कोर्स नोबिलिटी भी बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, एंड ऑफ कोर्स अगर इतने डिवीजन होगा सो राइवलरी, जेलसी बहुत कॉमन बात है, और ये राइवलरी और जेलसी लीड करेगी एक कंपटीशन में, एक कॉन्टेस्ट में, एंड दैट वुड बी द कॉन्टेस्ट ऑफ पावर। और यही कॉन्टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लेटर मुगल्स के वक्त में। क्यों? अगेन क्योंकि एब्सेंस है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप की। जब तक आपका लीडर इंपॉर्टेंट है, ऑल दी स्मॉल थिंग्स आपके एम्पायर को अफेक्ट नहीं करेंगी। बट अगर इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडर, सो स्मॉलेस्ट थिंग भी आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। सो इन सब चीजों की वजह से नॉट ओनली इट रिड्यूस द प्रेस्टीज, सिर्फ एम्परर की इज्जत कम हुई, उसकी शान कम हुई, बल्कि ये कंट्रीब्यूट करेगा डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर में। अब जो हमारा रूलर होगा, हमारा एम्परर होगा, उसकी उतनी वैल्यू भी नहीं रह जाएगी, उसकी उतनी इज्जत और शान भी नहीं रह जाएगी, और एम्पायर डिक्लाइन होता चला जाएगा। थर्ड रीजन अगर हम देखें डिक्लाइन का, तो वो था राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, रीजनल मतलब मुगल एम्पायर के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट रीजन्स में इंडिपेंडेंट एम्पायर बनाने की, आज़ादी हासिल करने की जोश और जज्बा शुरू हो गया। और क्योंकि हमारा लीडर इतना वीक था तो उनके लिए चीज़ें आसान होती चली गई, और एनीवेज वो बड़े बड़े ज़मींदार और सूबेदार थे, तो उनके पास पैसा, उनकी आर्मी और लोगों का सपोर्ट था ही। लेट्स लर्न अबाउट इट। सो औरंगजेब की जो रेन है, जैसे मैंने आपको बताया, विटनेस करती है बहुत सारे रीजनल ग्रुप्स के बढ़ने को, और उनमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुप्स है, जाट्स, सिख और मराठास। इन तीनों ने अपने जो डिफाइंग अथॉरिटी है वो मुगल एम्पायर में बनाई, और दे वांटेड टू क्रिएट देयर इंडिपेंडेंट किंगडम्स। हाँ, ये सक्सीड नहीं होते हैं अपने एफर्ट्स में,
बट इन्होंने अपने फ्यूचर को बट द इन्फ्लुएंस द फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स इन द रिस्पेक्टिव रीजन्स। इमीडिएटली जब मुगल अंपायर अपने जोर शोर पर था, तब ये अंपायर्स, ये जो डायनेस्टीज हैं, ये इंडिपेंडेंस हासिल करने की बहुत कोशिश करेंगी। हाँ, वो इसमें कामयाब नहीं होंगी, बट जो उनका रेजिस्टेंस होगा मुगल अंपायर का उनके एरिया में बढ़ने के खिलाफ, वो हमारे फ्यूचर पॉलिटिकल इवेंट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। और जब लेटर मुगल्स आएंगे तो चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल में होंगे अंपायर के खिलाफ। किस चीज के लिए? पॉलिटिकल असेंडेंसी के लिए। असेंडेंस मतलब बढ़ना, ऊपर बढ़ना। तो ये पॉलिटिकली ऊपर बढ़ना चाहेंगे और वीक करना चाहेंगे एम्पायर को। और जब हम बार बार एम्पायर कह रहे हैं तो हमारा मतलब है मुगल एम्पायर से, ऑफ कोर्स। औरंगजेब और उनके बाद जब आते हैं बहादुर शाह द फर्स्ट, सो ये दोनों बहुत ट्राई करेंगे सप्रेस करने का, दबाने का, खत्म करने का राजपूत को, बट स्पर्ड देम टू द बैटल अगेंस्ट द मुगल्स। बट ऐसा नहीं होगा और जो राजपूत से दबने के खिलाफ मुगल्स के साथ जंग में आमादा हो जाएंगे। और जो लेटर मुगल्स थे उन्होंने बहुत एफर्ट किए कि पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन कर लिया जाए, मतलब चीज़ों को वापस से सही कर लिया जाए, मन मुटाव खत्म कर लिया जाए। किनके साथ? राजपूत के साथ। बट जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी हैं एंड नाउ इट्स टू लेट फॉर द रिकंसिलिएशन। और हम देखेंगे कि राजपूत का जो ट्रस्ट है वो मुगल पर खत्म हो चुका है। नाउ द राजपूत डू नॉट ट्रस्ट मुगल्स कि वो उनके साथ अलाय करें, वो उनके साथ जुड़े। और इसी के साथ हम देखेंगे कि मुगल और राजपूत के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है। एक वक्त था जब राजपूत मुगल अंपायर का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करते थे। अगर हम बात करें एम्परर अकबर की, सो इनकी कोर्ट में इतने इम्पोर्टेंट राजपूत रूलर्स थे और राजपूत राजा होते थे। अगर हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो राजा मान सिंह। राजा मान सिंह वो ऐसे नॉन मुगल रूलर थे जिन्हें मनसबदारी में इतना ऊंचा रैंक दिया गया था, और वो अकबर के लिए कितने इंपॉर्टेंट बैटल्स और वॉरफेयर को लीड करते हैं। एक ऐसा रिलेशन होता है राजा अकबर के दौर में। और हम देखते हैं कि औरंगजेब और उसके बाद में कितने रिलेशंस खराब हो जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद रिलेशंस बेहतर नहीं होंगे और मुगल्स और राजपूत एक दूसरे के खिलाफ ही नजर आएंगे। अगर हम कॉजेज जो है एक नट शेल में देखें, बहुत क्विकली जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग बैठाए, तो हमें समझ में आएगा कि जो पर्सनल डेस्पोटिज्म थी वो सक्सेस का बायस थी मुगल्स के लिए। मतलब अगर पर्सनली जो आपका राजा है, जो आपका एम्परर है, अगर वो स्ट्रांग है सो एम्पायर स्ट्रांग होगा। राजा वीक है, एम्परर वीक है, सो द एम्पायर इज गोइंग टू बी वेरी वीक। सो हम देखते हैं कि लेटर मुगल्स जो वर्थलेस थे और इसकी वजह से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल एम्पायर का वो निग्लेक्ट हो जाता है। इफ विल टॉक अबाउट कि सक्सेशन लॉ नहीं था, एक डेफिनेट एक मजबूत सक्सेशन लॉ नहीं था कि इसके बाद कौन राजा बनेगा। इसकी वजह से हमेशा एक वॉर ऑफ सक्सेशन थी। मतलब अगर कोई राजा की डेथ हो गई या किसी और को सक्सेस करना है तो प्रिंस लोगों में सिर्फ वॉर ऑफ सक्सेशन सालों तक चली जाती थी, जिसकी वजह से पार्टिजनशिप फॉस्टर नहीं हो पाती थी, भाईचारा और एक यूनिटी नहीं बढ़ पाती थी, और सिर्फ अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाती थी मुगल एम्पायर में। अगर हम बात करें डिजनरेशन ऑफ द रूलर्स, जो लीड करता है नोबिलिटी के डिजनरेशन को, और कैसे उनके क्वारल्स और उनके इंट्रिगेस कॉस्ट करते हैं अंपायर को, कैसे उनकी आपसी लड़ाइयाँ, आपसी गुटबाजियाँ पूरे अंपायर को लेकर डूब जाती है। अगर हम बात करें आर्मी की तो उस पर भी इतना ध्यान नहीं दिया गया और कैसे वो डिटोरिएट हो जाती है और अल्टीमेटली इतनी डिजास्टर्स हो जाती है कि इवन स्मॉलर आर्मीज के सामने मुगल की आर्मी वीक पड़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अंपायर बहुत बढ़ गया था अफिशिएंटली रूल करने के लिए सेंटर से, लेकिन अंपायर इतना बड़ा तो और एम्परर्स के राज में भी था और उस वक्त वो अच्छे से चल रहा था। सो जो रीजन था यहाँ पर वो था वीक रूलर। जो रूलर था उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतने बड़े अंपायर को रूल कर पाए।
और उस वक्त का जो ट्रांसपोर्ट था और कम्युनिकेशन था, ऑफ कोर्स इतना एडवांस नहीं था कि दिल्ली में बैठकर इजीली रूल किया जा सके। बट वॉज इट इम्पॉसिबल? नो। द रीजन यहाँ पे था वीक रूलर्स। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज औरंगजेब के वक्त होती है वो है औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी, जो कि कहा जाता है कि लार्जली रिस्पॉन्सिबल है रिवोल्ट्स के लिए और राजपूत, सिख, जाट और मराठास को मुगल्स के खिलाफ करने के लिए। सेकेंड पॉलिसी ऑफ औरंगजेब जो की थी उनकी डेक्कन पॉलिसी, वो भी कितना ही अटमोस्ट फेलियर साबित होती है और अगेन ये लीड करती है डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। अगर हम डेक्कन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि मराठा एम्पायर के साथ औरंगजेब ने जिस तरीके से डील किया, उनकी डेक्कन पॉलिसी भी एक अटमोस्ट फेलियर बनती है। देन वी कैन नॉट इग्नोर जो बार बार इन्वेजन्स होते थे ईरानी और दुर्रानी किंगडम्स के साथ, जो कि अंपायर को लूट कर चले जाते थे और कुछ नहीं बचता था। हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स नादिर शाह, एंड देन वन मोर इन्वेडर हु यूज्ड टू कम वाज अहमद शाह अब्दाली। तो इन दोनों के जरिए भी बहुत ज्यादा ही डिटोरिएशन होता है मुगल एम्पायर को, नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट पॉलिटिकली ऑल्सो। अब जो मराठास थे डेक्कन में, दे वर बिकमिंग फॉर्मिडेबल एनिमी, और मुगल एम्पायर में स्पेसिफिकली औरंगजेब के वक्त के बाद चीजें बहुत बिगड़ जाती हैं। पहले तो ये सिर्फ चाहते थे रीगेनिंग कंट्रोल ओवर द रीजन ऑफ महाराष्ट्र। अर्लियर एम ऑफ द मराठास वाज दैट कि उन्हें महाराष्ट्र के रीजन पर एब्सोल्यूट कंट्रोल हो जाए, बट लेटर ऑन हम देखते हैं कि जो उनकी पावर है वो बढ़ती चली जाएगी एंड दे गेट अ लीगल सैंक्शन फ्रॉम द मुगल एम्परर। किस चीज के लिए? सारदेशमुखी और चौथ इंडिया भर में कलेक्ट करने के लिए। ओके, व्हाट इज सारदेशमुखी और व्हाट इज चौथ? सो ये दोनों टाइप ऑफ टैक्स है। चौथ मीन्स 1/4, चौथाई, और सारदेशमुखी 1/4 जो है उसके ऊपर 10% मोर होता था। सो 1/4 मीन्स 25% एंड प्लस 10%। सो ये एक तरीके का टैक्स होता था जिसे प्रोटेक्शन टैक्स भी कहा जाता था, और इसे एक टाइप ऑफ सब्सिडरी अलायंस भी कहा गया है विथ रिगार्ड टू सम हिस्टोरियंस। सो वो ये कलेक्ट करने का इंडिया भर में पावर चाहते थे। एंड हम देखते हैं कि मुगल्स के सामने मराठास जो है नॉर्थ वर्ड्स आते चले जाते हैं। वो डेक्कन एम्पायर है, वो वेस्ट इंडिया का पार्ट है, बट स्लोली स्लोली वो नॉर्थ वर्ड्स आने लगते हैं और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ते बढ़ते गुजरात, मालवा, इवन बुंदेलखंड तक मराठा एम्पायर के इन्फ्लुएंस और पावर आ जाती है। इसके साथ साथ हम नहीं भूल सकते कि जो राजपूत स्ट्रगल चल रही है एनीवेज एम्पायर के खिलाफ, और कैसे एम्बिशंस एंड पावर बढ़ती जाती है मराठास की, और मराठास की पावर बढ़ना कितना एडवर्सली इफेक्ट करता है विथ रिगार्ड टू मुगल माइट, और मुगल्स की ताकत कम होती चली जाती है। अगर हम बात करें कि क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी मुगल एम्पायर की और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से सब चीजें खराब हुई। सो जो अमीर्स थे, अमीर्स मतलब हाई रैंक ऑफिशियल्स जो हमारे नोबल्स होते हैं, ओके, एंड द रैंक्स और मनसब, जैसे मैंने कहा मनसब मतलब पोजीशन होती है, वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, जो नोबल्स है उनकी पोजीशन, उनकी रैंक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब वो इतना बढ़ गया है कि कुछ नहीं बचा या बहुत कम बचा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनमें एज जागीर्स, क्योंकि उस वक्त हम देखते हैं कि जमीनें दी जाती थी बड़े बड़े नोबल्स को लुक आउट करने के लिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए औरंगजेब क्या करेंगे? औरंगजेब इज गोइंग टू डू कि जागीर और बेजागिरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो इनहैंस्ड यानी बढ़ी हुई इनकम शो करेंगे जागीर के रिकॉर्ड पे, मतलब ऑन पेपर ज्यादा रकम दिखाई जाएगी, बट इन रियलिटी उतना नहीं होगा। बट ये बहुत ही शॉर्ट साइटेड मेजर था औरंगजेब के जरिए, बिकॉज इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो अमीर्स होंगे इन जागीर्स में, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे टैक्स की सूरत में, जागीरदार। और इसके लिए किसे प्रेशराइज किया जाएगा? जो गरीब पेजेंट्री है, जो हमारे किसान है, जो हमारे मजदूर हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा।
और अल्टीमेटली इसमें फायदा दोनों का नहीं होगा, अमीर भी और प्रेजेंटरी भी दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि इन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए प्रेशर किया जा रहा है एंड उन्हें इतनी ज्यादा एस्पिरेशंस दिला दी गई हैं कि उन्हें उसे मीट करना मुश्किल हो रहा है। सो एक नया ग्रुप ऑफ दुश्मन पैदा हो जाएगा बिटवीन अमीर और पेजेंट्री के। देन ऑफ कोर्स बहुत सारी वॉर्स हो रही थी जिसमें इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी। लग्जूरियस लाइफस्टाइल, जो शाहाना जिंदगी गुजारी जा रही थी, सिर्फ एम्परर्स के जरिए नहीं बल्कि उनके अमीर, उनके नोबल्स के जरिए भी, और जो लग्जरी की आदत हो गई थी वो ऑफ कोर्स जो शाही खजाना है उसे खाली कर रही थी, क्योंकि न्यू इनकम तो आ नहीं रही थी, एनीवेज उनकी जागीर खत्म हो रही थी, इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनते जा रहे थे, और उसके ऊपर उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल कम नहीं हो रही थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो है इकोनॉमी में गिरावट का था, रिडक्शन इन द खालिसा लैंड। अब खालिसा लैंड क्या होता है? खालिसा लैंड को इंग्लिश में हम कह सकते हैं क्राउन लैंड, मतलब जो जमीनें, एम्पायर की जो जमीनें डायरेक्टली स्टेट के कंट्रोल में होती है, मतलब ये जो जमीनें होंगी इसका जो टैक्स होगा वो 100% डायरेक्ट मिलेगा स्टेट की ट्रेजरी को, ठीक है, गवर्नमेंट के खजाने में डायरेक्ट पैसा जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि लेटर मुगल्स के टाइम में जो खालिसा लैंड है, जो जमीन है, वो कम से कम होती जा रही है। अगर खालिसा लैंड कम होगी तो इसका मतलब टैक्स का परसेंटेज और टैक्स में जो पैसे आ रहे हैं वो भी कम होता जाएगा। गवर्नमेंट की जो पैसे की आमदनी है वो कम होती जाएगी, और इस सब का नतीजा क्या होगा? ऑफ कोर्स स्टेट के ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा, और एक्सपेंडिचर तो कम नहीं हो रहा है, इनकम कम होती जा रही है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इकोनॉमी मुगल एम्पायर की तबाह हो जाएगी। देयर वॉज मोर ओवर नो सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। और हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर के खत्म होते होते टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसेस भी कम हो जाएंगी और रादर खत्म ही हो जाएंगी। दैट कुड हैव इम्प्रूव्ड अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। हम देखते हैं कि जब अर्ली मुगल दौर होगा या मिडिल मुगल दौर, जब मुगल एम्पायर प्रॉस्परस होगा, वहां पर इतनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, इकोनॉमी ऐसे बूम करती होगी और इंडिया का दुनिया भर में बोलबाला होगा। लेकिन लेटर मुगल्स के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होगा, और हम देखते हैं कि एक वक्त में जो फ्लरिशिंग ट्रेड थी, जो प्रॉस्पेरस ट्रेड थी, अब वो इस सिचुएशन में आ गई है कि उसके पास कोई ताकत नहीं बची है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करते हैं? अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, क्योंकि वो कोस्टल इंडिया पर काबिज हो जाएंगे, और जो मुगल एम्पायर में ट्रेडिंग का भी पॉइंट था इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, वो भी घटता चला जाएगा। और हम देखेंगे कि दीज इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स नॉट ओनली मल्टीप्लाइड, ये बढ़ेंगी ही नहीं औरंगजेब की डेथ के बाद, बल्कि वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लाइक मेनी फोल्ड इट्स गोइंग टू इंक्रीज, एंड द एम्पायर हैड बिकम टू वास्ट टू बी एफिशिएंटली एडमिनिस्टर्ड बाय अ सेंट्रलाइज सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुगल एम्पायर सेंट्रिक एम्पायर था, वो दिल्ली से एम्परर के जरिए रूल होता था, लेकिन जो हमारे वीक रूलर्स आएंगे वो इसे सही तरीके से चलाने में बुरी तरीके से नाकाम हो जाएंगे। और इन वीक एंड इनकॉम्पिटेंट रूलर्स की वजह से हम देखेंगे कि माइटी मुगल्स आर गोइंग टू स्कम्प टू द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, और कैसे तबाह हो जाता है एक वक्त का इतना प्रॉस्पेरस मुगल एम्पायर।